आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। विश्व पुस्तक मेले में राजकमल प्रकाशन समूह के स्टॉल पर वरिष्ठ साहित्यकार मोहनदास नेमिषराय की नवीनतम पुस्तक क्रांति पुष्प ज्योतिराव फूले का लोकार्पण व चर्चा 14 फरवरी 2024 को हुई। पुस्तक का लोकार्पण वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रूपचंद गौतम ने किया। इनके साथ आदि गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। मैं आदरणीय मोहनदास नेमिषराय जी को इस ऐतिहासिक उपन्यास क्रांति पुष्प ज्योतिराव फूले के आज छपने पर प्रकाशित होने पर बधाई देता हूँ और साथ में राजकमल प्रकाशन से ये उपन्यास आया है। ये अपने आप में बहुत गौरव की और गर्व की बात है कि एक ज़माने में उस तरह के साहित्य को लोग छापते नहीं थे, लेकिन आज वो बहुत दूरी का साहित्य हो गया। और आप इसके लेखन में आपको क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या तजुर्बे हुए, वो आप शेयर करें सबके सामने। जब मुसाफिर चलता है मंजिल की तरफ तो कठिनाई तो आती है, परेशानी आती है, वो दूर हो जाती है। तो उन पर चर्चा कम करूँगा। बाकी यह है कि एक लेखक का जीवन वो एक ऐसा होता है कि उसके भीतर एक पीड़ा होती है, कसक होती है, अपने इतिहास, अपनी अस्मिता के प्रति एक ललक होती है। तो चाहता है कि जो बीत गया उस पर आए। तो मैं अक्सर घूमने जाता था और ये मैं बात वहाँ भी कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, मेरे भीतर जो मिलिटेंसी आई है वो मराठी दलित लेखकों, चिंतकों, महापुरुषों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ज़्यादा आई है। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, मराठी भाषा मैंने सीखी थी। तो ये उपन्यास तो बाद में शुरू किया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हरि नरके जो अब नहीं है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट किया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट छाप रही थी ज्योतिराव फूले पर किताबें। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली किताब जो छपी उसमें मेरा आलेख था 80 के दशक में, और उसका इंडिया टुडे ने मैंने रिव्यू किया था। और सुखद बात है, सुरेंद्र मोहन जी जो मेरे पार्लियामेंटर हैं हमारे समाजवादी, उन्होंने समीक्षा लिखी थी सुरेंद्र मोहन जी ने। तो तब से 80 के दशक से लेकर ये माने, और बाद में फिर बाग से का गठन हुआ, मानव कांशीराम जी आए। और मानव कांशीराम जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के महापुरुषों को उत्तरी भारत में बहुत कुछ आगे बढ़ाया। विकास के पूरे फैक्ट हैं, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, सबको तो 80 के दशक से लिखना पढ़ना शुरू किया। मुंबई आना जाना, नासिक, पूना, नागपुर। तो एक मन में सवाल उठा कि एक इतिहास पर कुछ काम किया जाए, और बहुत कुछ लिया था। मराठी में भी किताबें पढ़ी, अंग्रेजी में भी पढ़ी और हिंदी में भी पढ़ी। और वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ पूना में जहाँ उनका निवास था वहाँ भी मैं गया, देखा सब कुछ। तो बहुत मुझे लिखते हुए अच्छा रहा और एक इतिहास काल की तरह से मैंने काम किया। मैं आदरणीय वीरेंद्र यादव जी से कुछ बातचीत करें। सर्वप्रथम तो मैं भाई मोहनदास नेमिषराय जी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने ज्योतिराव फूले के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखा है। और नेमिषराय जी देखिए लंबे समय से दलित साहित्य और चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण काम करते रहे, दस्तावेजी काम करते रहे हैं, ऐतिहासिक काम करते रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने पहली बार मतलब ये फूले पर जो पहला उपन्यास लिखा है, जीवनी पर उपन्यास लिखा है, इसका एक विशेष महत्व है। महत्व ये है कि उपन्यास में जो एक इतिहास की जो घटनाएँ होती हैं, जो वास्तविक घटनाएँ होती हैं, उनके साथ साथ इतिहास में जो बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, उन छूटी हुई चीज़ें जो हैं कल्पना का पुट दे करके उपन्यास में शामिल की जाती हैं।
और एक जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है उसका एक मुकम्मल जो है चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है और एक जिसे कहा जाए कि वो रोचक भी होता है और ज्ञानवर्धक भी होता है। मुझे लेखक बनाने का श्रेय नेमिष राय जी को जाता है। 2006 की बात थी, तो मेरे घर आए थे और मुझसे एक पैरा बयान के लिए लिखवाया, तो वो मेरा पहला पैरा मेरा लेखक के रूप में था। उसके बाद मुझे निरंतर प्रेरित करते रहते हैं और मेरे अनुरोध पे एक दिन घर पे एक प्रोग्राम था, उसमें अमर टेलीविजन का इतनी लेट नाइट में हमने इनको बुलाया और ये मुझे प्रेरणा देने के लिए है। और कल से इन्होंने बताया कि आपको हाजिर रहना है सर, आपके साथ बैठने का मुझे मौका मिल रहा है, मेरे तो यही बहुत बड़ी बात है। मैं अनुरोध करूँगा परवेज जी से। सर की कहानियों में या उपन्यास में आपको एक चीज़ दिखेगा कि चेतना है, दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उसमें चेतना दिखेगी। उस चेतना का परिणाम है कि आप देखिए इस किताब में आपको पढ़ के आपके अंदर एक चेतना जागृत है। तो और इस सर की एक बात और है, और मैं ये परिवर्तन और परंपरावादी परंपरा को तोड़कर ही परिवर्तन की बात करते हैं। तो ये बड़े ही हमारे समाज में बड़े गर्व की बात है। ऐसी किताब आपके सामने है, आप इसे खरीदें और इसे पढ़ें। बीच हम सब जानते हैं कि फूले साहब एक ऐसा व्यक्तित्व रहे दलित आंदोलन में, जिन्होंने जो भारतीय संस्कृति है उसके प्रति जनमानस के भीतर एक संदेह उत्पन्न किया। उस संदेह के कारण उस इतिहास को देखने की एक नई दृष्टि उन्होंने दी थी और ऐसे व्यक्तित्व पर मोहनदास नेमिष राय साहब का उपन्यास आना, जिनको बाबा साहब भी अपना गुरु मानते थे, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि जिस तरह से वो दलित आंदोलन को लगातार इन्होंने बीजारोपण किया है और उसे लगातार पल्लवित किया है और आगे भी इस तरह से पल्लवित करते रहेंगे। मैं उनकी दीर्घायु और उनकी लेखकीय सफलता के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। मैं शेखर पवार जी से अनुरोध करूँगा वो अपने कुछ अपने विचार रखें। सबसे पहले तो लेखक तो लिखता है, लेकिन मैं राजकमल जी को ही इस मौके पे इस अवसर पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छी किताब को उन्होंने प्रकाश किया। और हमारे साधुवाद के पात्र तो है ही नेमिष राय जी, उन्होंने बड़ी मेहनत लगन से इस उपन्यास को मुकम्मल किया है। रही बात इस उपन्यास की, तो मैं मराठी भाषा से आरंभ करूँगा कि जो आम्बेडकरवादी तथाकथित आम्बेडकरवादी हमारे तो सारे जहाँ से निकलो जहाँ से उठाए तो सब आम्बेडकरवादी लेखक कहते हैं, लेकिन एक भी हमारे लेखकों ने मराठी विषय का ज्योतिबा फुले पे उपन्यास नहीं लिखा है मेरे ख्याल से। हाँ, लिखा है वो अनिरुद्ध पुनर्वसन, जिसे मेहता पब्लिकेशन ने 1990 में पब्लिश किया था। उनका नाम है नारायण आठवले, मूल नाम उनका, जिन्होंने नागो साल की पहली किताब गोलपिटा का प्रकाशन किया था। लेकिन वो भी चर्चा में है, लेकिन वो इतने लेखक चर्चा में, लेकिन मुझे यकीन है जैसे ज्योतिबा फुले ने कहा, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा था कि सारी हमारी अवनति का जड़ है अज्ञानता, और वो जो हमें अज्ञानता जानबूझ के थोपा गया हुआ है, तो उसको ध्वस्त करने का काम हिंदी साहित्य, अम्बेडकरवादी साहित्य में जो हमारे नेमिष राय ने किया है और एक नई दिशा, रोशन दिशा दी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये किताब भी सारी भाषा में अनुदित होकर हमारा समता विचार जन जन तक पहुँचाएगी और समतामूलक समाज का निर्माण करने में सहयोग करेगी। धन्यवाद। मैं इंदू रवि से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ बात करें। और फुले जी
पर उपन्यास जो सर ने लिखी है, तो ज्योतिबा फूले जी ने महिलाओं को तो अपनी पत्नी से ही शुरुआत की थी आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर हम महिलाओं को सम्मानित किए हैं बैठा कर, जगह देकर और उनके मन की बात को जानने के लिए। तो मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद मंच को देती हूँ, राजकमल प्रकाशन को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक प्रकाशित की। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं मोहनदास नेमिसराय सर को देती हूँ और बहुत बहुत बधाई करती हूँ इस पुस्तक के लिए। हमें बहुत उम्मीद है कि यह पुस्तक हम सब पढ़ करके प्रेरित होंगे और समाज को इस पुस्तक से बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये पुस्तक प्रकाशित होने के लिए नेमिसारण सर का बहुत साधुवाद व्यक्त करती हूँ और इस राजकमल प्रकाशन का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि इस महान पुरुष के ऊपर उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की। और मेरा बहुत ज़्यादा तो सवाल सर से नहीं है क्योंकि मैं सर से मैं पहली बार मिल रही हूँ और हूँ तो मैं हिंदी की छात्रा और इस समय मैं DU के कॉलेज में ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैंने सर को नहीं पढ़ा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करूँगी, परंतु मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए जो ये एक चिंगारी लगाने का जो काम ज्योतिबा फूले ने किया है, तो इस बुक को बेशक पढ़ना चाहिए और हम सबको इसमें पढ़ करके प्रेरित होना चाहिए। सबसे पहले मैं आदरणीय मोहनदास नेमिसराय जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ऐसे वक्त में इनकी ये किताब आई है जब पूरा देश राम में है। राम के प्रांगण में अम्बेडकरवाद की सोच को स्थापित करना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है और इसके लिए राजकमल प्रकाशन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ पुस्तक के लिए। और सर हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और वास्तव में बहुत सारे लेखक पैदा किए हैं सर ने, उनमें से एक मैं भी हूँ। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये गलत बात है। सर के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय नेमिसराय जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार साधुवाद करना चाहता हूँ। उनकी सबसे पहले के पुस्तक जो उपन्यास आया था बाबा साहब के ऊपर, वो मैंने पढ़ा था। उसके बाद 3-4 किताबें में इनकी मेरे पास हैं, लेकिन ये वाला उपन्यास देख करके तो मेरे को और अंदर से गदगद हो गया। और अभी यहाँ जब बैठे थे तो एक शिक्षा की बात आई थी, तो शिक्षा में जिनका ये उपन्यास अभी सामने मौजूद है, उन्होंने क्या बोला था, शिक्षा बिन मत गई तो गत न रही, गत न रही तो वित्त गया, वित्त बिना शूद्र दसे दसाए, इतने अवगुण अकेले विद्या न ढाई। तो शिक्षा जो आ गई है कैसे आई? संविधान के थ्रू। संविधान आज कमज़ोर हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम बिखरे हुए हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे ये चीज़ चलती रहेगी। ये शिक्षा जो है यहाँ अपराध माना है। जिसने भी शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करी, एक जनरल जो एक आम पब्लिक थे, उसको एक अपराध घोषित किया। तो ये आपको एक तथ्य आपको इसमें फूले जी के जीवन से पता चलेगा कि कैसे एक बहुत बड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित किया। उसी से फिर अविद्या आई, अविद्या से सारा कुछ होता है। ये तो हुआ अविद्या का, लेकिन ऊपर से जो समाज में शासन द्वारा और सामाजिक जो आचरण होता था वो एक अलग चीज़। लेकिन जो अविद्या का जो दुष्परिणाम हुआ वो भी बहुत ही भयंकर। एक तो ये तथ्य आपको पता चलेगा जो इस दुख का किसी ने वर्णन नहीं किया, इसका दुख का निवारण फूले जी ने किया। तो ये जो लेयर्स थी समाज में, इसका बहुत ही अच्छी तरह से फूले जी ने भंडा फोड़ा। तो निश्चित रूप से ये उपन्यास इन दो तथ्यों को बताएगा। तो मैं आपसे हर एक से ये अनुरोध करूँगा कि दुख जो किसी एक विशेष वर्ग का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का दुख है। हर एक को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। ये उपन्यास ही नहीं है, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। रूपचंद गौतम जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें। और मोहनदास नेमिसराय जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ उपन्यास के संदर्भ में, और दूसरी बधाई देना चाहता हूँ, इन्होंने ही मुझे पत्रकार और लेखक बनाया।
मैं इनके संपर्क में नहीं आता तो आज मैं आपके सामने इस बड़े पब्लिशर के मंच में नहीं होता। तीसरी बात ये है, फूले जी के जो उपन्यास लिखा गया है, फूले जी का उपन्यास ये नेमिष राय जी का तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास है। पहला झलकारी बाई था, वो भी यहीं से छपा, जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को जोड़ दे तो वो पुरस्कृत रचना बनी। और उम्मीद ये है कि इस भाषा इसका भी अनुवाद होगा तो ये वहाँ से नहीं होता, ज्ञानपीठ से या और कहीं से पुरस्कृत जरूर हो, ऐसी मेरी आशा है। आगे की बात जो बताएं तो उपन्यास में भाषा प्रदान होती है और तथ्य प्रदान होते हैं। यदि दोनों चीज़ें हैं तो फिर तीसरा नंबर आता है लेखक की प्रस्तुतिकरण का, जो उस शैली को रचना को आगे बढ़ा देता है और बढ़ा इतना देता है कि उसका मूल्यांकन करने लगे तो चेतना और परिवर्तन आ जाता है, और परिवर्तन और चेतना पे आ जाता तो लेखक उस रचना पे सफल सिद्ध होता है। तो ऐसी जो रचना थी पहली झलकारी बाई, उस झलकारी बाई में जो ऐतिहासिक घटनाएं थी और जो संवाद थे वो उसी परिवेश से लिए गए थे। और इस उपन्यास में भी जो संवाद है घटनाओं के साथ, वो संवाद भी उसी शैली से, उसी मराठी भाषा से आए हुए हैं, जो सीधा सीधा हम लोगों पाठकों को प्रभावित करेंगे। तीसरी बात, आगे की जो बात हम कहें तो नेमिष राय जी का एक यायावर जीवन रहा है और ये भाषा और संवाद ये यायावर के लिए बहुत महत्व रखता है। जब तक आदमी इधर उधर नहीं जाएगा, यायावर नहीं बनेगा, तब तक उसके रचना में भाषा और संवाद और इतिहास नहीं आएगा। केवल वातानुकूल कमरों में बैठकर रचना नहीं हो सकती। ये हमने पहले भी बोला था कि दलित साहित्य वही है जो वातानुकूल कमरों से दूर हट करके लिखा और रचा जा रहा है। कुछ लोगों ने हमारे बीच में आने की कोशिश करी और ऐसे लोगों ने करी जिन्होंने वातानुकूल कमरों में बैठ करके दलित साहित्य को लिखना प्रारंभ किया। आज हमारे बीच में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, पूरी दुनिया में नेमिष राय का डंका बजता है इतिहास के संदर्भ में। उसको बुरा ना लगे तो वो कह रही मैंने नेमिष राय जी को नहीं पढ़ा। हाँ, तो ये इसलिए अफसोस होता है कि फूले साहब ने पूरे देश में शिक्षा के प्रति डंका बजाया था, इसलिए बाबा साहब ने उनको अपना तीसरा गुरु समझा था, माना। पहला गुरु भगवान बुद्ध को, दूसरा कबीर को और तीसरा ज्योतिराव फूले को। और फूले के माध्यम से ही हम लोग शिक्षित हुए और बाबा साहब का भी उसमें सहयोग रहा और हम लोग लेखक बने, उपन्यासकार बने, पत्रकार बने, कहानीकार बने, नाटककार बने। लेकिन अभी दलित साहित्य में एक विधा हमारे से अभी भी छूटी हुई है, वो है निबंध। निबंध विधा पे दलित साहित्य ना के बराबर काम हुआ है। कोई विशेष काम अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे करीब 30 साल पत्रकारिता में हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ाया। पत्रकारिता की दृष्टि से बातचीत करें तो निबंध दलित साहित्य में अभी अधूरी विधा दिखाई देती है। इसकी भी हम दलित लेखकों को पूर्ति करनी चाहिए। आगे की बात हम आगे रखें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ लोग कहते थे भी काम नहीं हुआ, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में अब बहुत काम आगे बढ़ गया है। जो संचार की क्रांति भगवान बुद्ध ने शुरुआत की थी, वो जनसंचार की क्रांति आज हमारे बीच में बहुत आगे बढ़ गई है। पहले हमारे बीच में एक पत्रिकाएं नहीं होती थी। भगवान बुद्ध ने शुरुआत में ही 5 भिक्षुओं को बनाया था और वो 5 भिक्षु पूरे देश में अलग अलग दिशाओं में गए थे
जिन्होंने संचार क्रांति को जन्म दिया और आगे बढ़ाया। लेकिन पत्रकारिता और संचार के विषय में बातचीत करें, इतिहास की बात करें, तो भगवान बुद्ध का संचार में कहीं भी जिक्र नहीं आता। ये एक दुखद घटना हमारे बीच में है। ऐसे पात्रों पे भी संजय उपन्यास आने की संभावना है, आएंगे। और पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता का भी इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। मैं इनको, क्या नाम आपका? रिंकी, ये उस समाज से हैं और कुशवाहा समाज की जो पत्रकारिता का इतिहास है बहुत लंबा रहा है। बहुत सारी पत्रिकाएं निकली, करीब करीब 40 पत्रिकाएं कुशवाहा समाज की हैं। तो इस सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो भी इतिहास बन जाएगा। इतिहास पर ऐतिहासिक शैली में जब उपन्यास लिखे जाएंगे तो उसका दोहरा परिणाम हमारे पाठकों में पड़ेगा। एक तो वो इतिहास पुरुष को समझेंगे, दूसरा वहाँ की भाषा को समझेंगे, तीसरा वहाँ के पात्रों को समझेंगे जो नामकरण से जुड़ा हुआ है, और चौथी उस पात्र की विचारधारा को समझेंगे, उसके परिवर्तन की दिशा को समझेंगे। ये सब चीज़ है। तो लेखक पत्रकार अपनी रचना पे निश्चित रूप से सफल है। आप सबने नेमिष राय जी को बधाइयाँ दी, उपन्यास पर चर्चा करी, आप सबका उन्हें धन्यवाद। साक्षी जी, मैं अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और अपनी बात रखें। साक्षी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे ज्योतिराव फूले। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया। जो आज महिलाएं यहाँ बोल रही हैं या मंच पर बैठी हुई हैं, अपनी बातों को आदान प्रदान कर रही हैं, ये उन्हीं की अलग है, उन्हीं की देन है कि आज मैं यहाँ पर अपनी बात को इस मंच के माध्यम से रख पा रही हूँ। अगर हमारे क्रांति ज्योतिराव फूले जी नहीं होते तो शायद आज मुझे यहाँ बोलने का अवसर भी ना होता। कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि ज्योतिराव फूले जी ने एक अपनी पहले पत्नी को शिक्षित किया था। अगर वो पत्नी को शिक्षित नहीं करते तो शायद ही आज जो महिलाएं अपने इतने बड़े बड़े मुकाम पर हासिल किए हुए हैं वो नहीं कर पाती, और उन्हीं की बदौलत है कि आज महिलाएं मंच पर तो क्या, वो अपनी हर देश में हर जगह अपनी क्रांति की अलग जगा रही हैं। मैं बाहर से आए हुए आगंतुकों का पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ, और राजकमल प्रकाशन को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने एक इस पुस्तक को ला करके इस पर कार्यक्रम किया, इस पर चर्चा की और इसका विमोचन किया। जी, आदरणीय महेश्वरी जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि ये का उपन्यास ज्योतिराव फूले पर हमने प्रकाशित किया है। शाही जी की बहुत सी किताबें हमारे यहाँ से हैं, और ये आज नई किताब आई है। भिखारी भाई भी अपने विषय का अकेला उपन्यास था जो हमने प्रकाशित किया था। एक बहुत बड़ा काम नेमिष राय जी का भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास कई जिलों में जो हमने छापा था, वो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और बहुत सराहा गया। नेमिष राय जी की एक और किताब, उनकी संपूर्ण कहानियाँ, ये शीघ्र ही प्रकाशित होनी है। जल्दी आपके सामने ये सारी कहानियाँ और एक बात मैं ये और कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत कम लेखक होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं जितनी नेमिष राय जी करते हैं। मतलब नेमिष राय जी हम सबसे तो उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन जितनी भाग दौड़ ये करते हैं लगातार, जब पूछो तो बताएंगे मैं अरुणाचल जा रहा हूँ, फिर पूछो कि अच्छा मैं अभी केरल जा रहा हूँ, मैं इलाहाबाद गया था, वहाँ मेरे 5 भाषण हुए। मतलब जब इनसे बात हो तो कुछ ना कुछ ही ऐसी बताते हैं कि मैं अभी ये करके आया हूँ और फिर ये करने जा रहा हूँ, और उसी बीच में ये किताबें भी लिख लेते हैं। तो हम सब के लिए बहुत मतलब सोचने की बात है, और ये प्रेरणा लेने की बात भी है कि इतना काम, इतनी मेहनत सब करने लगे तो कितना अच्छा हो। तो मैं नेमिष राय जी को एक बार फिर इस नई किताब के लिए बधाई और शुभकामनाएं।
धन्यवाद। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार कि आप हमारे बुलावे पर यहाँ रहे और इतना सुंदर कार्यक्रम चला हमारा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।